800 से 1200 तक के 800 से 1200 तक के समय का किया था। और हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने की कोशिश की कि व्हाट वाज द रीजन दैट टर्क्स वेर एबल टू कैप्चर द इंडिया। The two concepts I have used, that Turks were able to capture the important cities and the trading routes. What was the reason behind this? I had tried to establish the fact that we should not see this merely on the political issues. We need to see the economics and the society, how it was organized at that point of time. Therefore, the answer lies in the society and economy, not merely on the political issue. So then I have framed the four options A, B, C, D, saying that the political issue, the social issue, the economic issue, and the cultural issue. Now let's see how the Delhi Sultanate has been established. जो भारत में दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ, महमूद गजनवी महमूद गजनवी के जाने के बाद, जो महमूद गजनवी थे, उनके जाने के बाद जो उनका जनरल हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक, वह यहां पर सक्सीड करता है। तो जो अर्लीस्ट रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत के, उनको मामलूक कहा जाता था। जो प्रारंभिक शासक थे, उनको मामलूक कहते थे। इसको हम स्लेव किंगडम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कई शुरुआती दौर के राजा जो थे वह एक दास हुआ करते थे। कुतुबुद्दीन और ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का जनरल था। He was the general of मोहम्मद गोरी। तो अगर एक क्रोनोलॉजी, हालांकि सब सवाल बातें नहीं है, लेकिन अगर आपको जानना हो तो महमूद, मोहम्मद गोरी, ऐबक, इल्तमिश, हालांकि सब सवाल आना बंद हो गए हैं, ये सब पहले कभी आया करते थे, नहीं आते हैं। तो मोहम्मद गोरी कुतुब का जो एक जनरल था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक, तो जब गोरी की मृत्यु हो गई, तो गोरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने डिसाइड किया कि वह भारत में रहना चाहता है और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। जो रूलर ऑफ गजनी था, उसने कोशिश किया उस एरिया को एनेक्स करने का जिस पर कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्जा था। तो जो रूलर ऑफ गजनी था, द रूलर ऑफ गजनी, he tried to capture the area having by कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में वह भाग रहा जिस पर उसका कब्जा रहा। गोरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने डिसाइड किया कि वह भारत में रहेगा। एक फैक्ट क्या हो गया, उसने डिसाइड किया। फर्स्ट फैक्ट, he decided to stay in भारत। सेकंड फैक्ट, the ruler of Ghazni wanted to capture the territory having by him, but सफल नहीं रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं इल्तमिश। नेक्स्ट रूलर वाज इल्तमिश। जो इल्तमिश साथ खास बात क्या थी कि इल्तमिश के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इल्तमिश के समय में इसने इस्टेब्लिश किया न्यू किंगडम, जिसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किसने किया? इल्तुतमिश ने। यह सवाल शायद पीसीएस में आ सकता है, आईएएस में नहीं आएगा। Who has established the Delhi Sultanate? What's the answer? The Iltutmish has established the Delhi Sultanate. इल्तुतमिश ने जब सक्सीड किया कुतुबुद्दीन ऐबक को और दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया,
तो उसका जो न्यू किंगडम था उसको दिल्ली सल्तनत कहा गया। लेकिन सुल्तान ने जब यहां पर अपने को इस्टेब्लिश किया तो उसको दो समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक, ओन फॉलोअर्स, टू, लोकल पीपल, जिसको रूलर्स बोलते हैं। When Iltutmish has established his empire in India, which is called the Delhi Sultanate, तो उसको आरंभिक दौर पे दो समस्याओं का सामना करना पड़ा। और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कहां तक किया? ईस्ट में किया बंगाल तक, वेस्ट में सिंध तक। ईस्ट में बंगाल, वेस्ट में सिंध। तो इसके साम्राज्य का विस्तार जो पूर्वी तरफ हुआ वह बंगाल में हुआ और पश्चिमी तरफ में सिंध में हुआ। और सुल्तान को जो यह प्रॉब्लम आई कि अपने ही लोगों से, अपने फॉलोअर से, और जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे, जो यहाँ पे लोकल रूलर्स थे, उससे उसको समस्याओं का सामना होने लगा। अब जो जैसा पहले के समय में हमने 800 से 1200 के समय में यह पढ़ने और समझने की कोशिश की है, वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द सिस्टम, कि जो अर्लियर टाइम में जो लैंड ग्रांट दिया करती थी, अर्लियर टाइम के नॉर्दर्न इंडिया में ओनली द रेवेन्यू ऑफ द लैंड वाज ग्रांटेड, नॉट द लैंड इटसेल्फ। इसको याद रखिएगा, ओनली, ये सवाल आ सकता है, ओनली द रेवेन्यू of the land was granted. ऑप्शन बी क्या लिख देंगे? द रेवेन्यू ऑफ द लैंड as well as land was granted. इसमें यह सही होगा, यह सही नहीं है। यह बात मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश की है कि जो एंशिएंट इंडिया में अर्लियर टाइम्स में सिर्फ रेवेन्यू ऑफ द लैंड दी जाती थी, नॉट द लैंड इटसेल्फ। अब सुल्तान ने सोचा ही कुड कीप कंट्रोल ओवर द, उसने नोबल्स पे कंट्रोल करने को सोचा, लेकिन लोग जो नोबल्स थे वो were not always satisfied with the grants and the Sultan found it difficult to keep them contented. जो ग्रांट्स दी गई थी उस ग्रांट से वह सेटिस्फाई नहीं थे, और उनका जो एक विरोध है लगातार चल रहा था। तो जो पहली जो उसकी ओन फॉलोअर्स के साथ समस्या क्या थी? वो एक सवाल कि जो नोबल्स थे, अगर यह सवाल आ जाए कि इल्तुतमिश के ओन फॉलोअर्स की प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट्स प्रॉब्लम, व्हाई दे वेर नॉट सेटिस्फाइड विद द इल्तुतमिश व्हिच हैज गिवन सर्टेन प्रॉब्लम टू द किंग। उसका आंसर क्या होगा कि जो नोबल्स थे वह सेटिस्फाई नहीं थे विद देयर ग्रांट्स, नॉट सेटिस्फाइड विद देयर ग्रांट्स। यही आंसर आएगा अगर यह सवाल आता है। अब क्या सवाल पूछेंगे तो कोई गेस नहीं कर सकता, लेकिन आता है तो नॉट, यह जो ओन प्रॉब्लम थी नंबर 1, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर ओन ग्रांट्स। जो उनको ग्रांट दी गई थी वह से सेटिस्फाइड नहीं थे, और सुल्तान के लिए मुश्किल लग रहा था कि इनको संतुष्ट करना। It was not easy for the king to make him contented. It was a very big problem with Iltutmish. दूसरा, लोकल रूलर्स, जो दूसरी प्रॉब्लम थी लोकल रूलर्स की प्रॉब्लम थी। जो लोकल रूलर्स की प्रॉब्लम थी, जो उसमें होता क्या था कि जो देशी रियासतें थीं जिनको जीता गया था,
उसमें से कई ऐसे थे जो विरोध करना चाह रहे थे। तो प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल रूलर्स हु हैड बीन कॉन्कर्ड, जिनको जीता गया था। सम हैड देयर लैंड टेकन फ्रॉम देम एंड अदर्स वर अलाउड टू कीप इट अप। जिनको जीता गया था उसमें दो था, सम लैंड टेकन, सम अलाउड टू कीप। क्लियर हो रहा ना? जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ समस्या क्या थी? जिनको जीता गया था, हु हैड बीन कॉन्कर्ड, जिनको जीता गया था, हु हैड बीन कॉन्कर्ड, सब जिसमें कुछ थे दे उनकी जो लैंड को ले लिया गया था और कुछ को अलाउ किया गया था कि वह अपनी लैंड को रख सकते हैं। यह दो पार्ट में आ गए। देयर वाज अ टू इश्यूज विद द लोकल रूलर्स। जो यह वाला भाग था, जो यह वाला भाग था जिसको अलाउ किया गया था कि अपनी लैंड रख सकते हैं, उनसे क्या करते थे? वह उनसे ट्रिब्यूट लेते थे। यह पुरानी परंपरा थी, हमने पहले बात किया हुआ है। उनसे यह ट्रिब्यूट लिया करते थे और एग्री करते थे और ट्रिब्यूट लेते थे और एग्री करते थे कि जो मिलिट्री कैंपेन होगा राज्य का, आपको लग रहा होगा इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया जा रहा है, जस्ट वेट आई विल टेल यू। जो मिलिट्री कैंपेन होता था टर्क का, उसमें हेल्प करेंगे, टू हेल्प मिलिट्री कैंपेन। जो इसमें जो रूलर्स थे, इसमें राजपूत चीफ थे जिनको हराया गया था और इन्होंने सोल्जर को गैदर किया और सल्तनत काल की आर्मी को, ये इसमें ज्यादातर राजपूत रूलर्स, और इन्होंने सल्तनत की जो आर्मी थी उसको हैरेस करना शुरू किया। इन्होंने सल्तनत की आर्मी को हैरेस करना स्टार्ट कर दिया। यह नहीं था, देखिए इसमें एक लाइन याद करिएगा, नॉट ऑल राजपूत होस्टाइल। सवाल ऐसे कर देंगे, एक ऑल राजपूत होस्टाइल, सेकंड नॉट ऑल राजपूत होस्टाइल। सारे राजपूत होस्टाइल नहीं थे, कुछ का एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था। इसके साथ एक तीसरा प्रॉब्लम क्या था? मंगोल। ये प्रॉब्लम हो गई, दो प्रॉब्लम हो गई, एक तो उनके अपने आदमी हो गए, तीसरा लोकल रूलर्स हो गए। एक तीसरी प्रॉब्लम थी मंगोल की। जो मंगोल रूलर्स थे ये कहां के थे? अफगानिस्तान के थे, अफगानिस्तान के थे। और सेंट्रल एशिया, आप लोग मैप देखिए, मैं कल आपको मैप दिखाता हूं कि मैप कैसे। तो जो मंगोल थे सेंट्रल एशिया के थे और इनका नेता कौन था? चंगेज खान। जब हम आगे पढ़ेंगे मुगल हिस्ट्री, चंगेज खान का फिर जिक्र आएगा। उनका नेता कौन था? चंगेज खान। वह आक्रमण करने की तरफ बढ़ रहे थे। जो एरिया था अलोंग द इंडस रिवर, वह मंगोल डोमिनेशन में आ गया। तो यह तीन महत्वपूर्ण प्रॉब्लम थी जिस समय इल्तुतमिश या दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश कर रहा था। अब एक प्रॉब्लम, ये वाली जो प्रॉब्लम है, दिस वन, इस प्रॉब्लम के साथ क्या है? यह परपिचुअल प्रॉब्लम थी। जब आप सामंतवाद को लिखेंगे तो सामंतवाद को लिखते समय आप इसका भी जिक्र करेंगे, यह प्राचीन भारत से चलती हुई मध्य भारत में भी प्रवेश कर गई थी। जब एकता सिस्टम पढ़ेंगे तो हम उसके ट्रेस को तलाश करेंगे। तो आप इस सवाल, अब यह तीन प्रॉब्लम से हम क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं? यह जीएस के मेंस में आने की संभावना कम है, क्योंकि जीएस के मेंस में यह पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है।
प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस देखें तो मेंस का सिलेबस स्ट्रक्चर्ड है और प्रीलिम्स का सिलेबस एकदम ओपन छोड़ दिया गया है, इंडियन हिस्ट्री। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में सब आ गया है। अब प्रीलिम्स के सिलेबस में जब सवाल आएगा, मान लीजिए सवाल आता प्रियंका कि क्या समस्याएं थी तुर्कों के भारत में प्रवेश के समय, तो उस समस्या में क्या होगा? 1, ओन पीपल, 2, लोकल रूलर्स, 3, मंगोल। क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ? एनीवन हैज डाउट? आप क्वेश्चन फ्रेम करो। व्हाट वाज द इनिशियल प्रॉब्लम at the time of establishment of दिल्ली सल्तनत? अब इस दिल्ली सल्तनत का भी इस्तेमाल हो सकता है, यहां पे इल्तुतमिश का भी इस्तेमाल हो सकता है, दोनों इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो यह समस्याएं थी जिसको इल्तुतमिश ने फेस किया। इल्तुतमिश के बाद अगले शासक आते हैं बलबन। अब बलबन के साथ खास बात क्या थी? बलबन समस्याओं को सॉल्व करने में ही वॉज मोर सक्सेसफुल इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स देन इल्तुतमिश हैड। The problem of Iltutmish and Balban was almost same, but Balban was able to solve in the better way in comparison to the Iltutmish. उसने डिफेंड किया सल्तनत को फ्रॉम द अटैक ऑफ मंगोल्स। तो जो मंगोल खतरा आया उससे बलबन ने, जो नॉर्थ साइड से आ रहा था, उसको बलबन ने डिफेंड करने में सफलता प्राप्त की। दूसरा, जो लोकल रूलर्स थे, दूसरा क्या, जो लोकल रूलर्स के साथ उसने संघर्ष किया और जिसने भी उसको ट्रबल दिया उसको उसने हराने की कोशिश की। तो ही फॉट अगेंस्ट द लोकल रूलर्स जो ट्रबल किया करते थे विद इन सल्तनत और आउटसाइड सल्तनत, सल्तनत के अंदर भी करते थे और उसकी बाउंड्री के बाहर भी करते थे। उसकी बाउंड्री के बाहर भी किया करते थे। उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी? अब आता है लीड क्वेश्चन ऑफ दिस बलबन। बिगेस्ट क्वेश्चन क्या थी? नोबल्स। अब आइए इसी को बनाइए फिर सवाल। बलबन की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी? ए, मंगोल, बी, लोकल रूलर, सी, नोबल्स। बन गया? बलबन की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द बलबन? ए, मंगोल, बी, लोकल रूलर्स, सी क्या है? नोबल्स। तो जो बिगेस्ट प्रॉब्लम थी वाज द नोबल्स। वो बहुत पावरफुल हो गए थे, जिसे चालीसा कहते थे। यह एनसीईआरटी में शब्द नहीं लिखा गया है। यह सत्ता को कंट्रोल करते थे। यह शब्द इस एनसीईआरटी में ही आपको क्लास 11 में प्राप्त होगा। तो वह उनकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी? नोबल्स थे जो बड़े पावरफुल हो गए थे और यह सुल्तान की पोजीशन को, यह सुल्तान की सत्ता को डराते थे। दे वर थ्रेटनिंग द स्टेटस एंड पोजीशन ऑफ द किंग। बलबन ने इनकी पावर तोड़ दी। जो चालीसा की पावर थी उसको बलबन ने खत्म कर दिया और फाइनली पोजीशन ऑफ सुल्तान बिकेम ऑल इंपॉर्टेंट। जो पोजीशन ऑफ सुल्तान, अगला सवाल, पोजीशन ऑफ सुल्तान ऑल इंपॉर्टेंट किसके समय में हुई? ए, ऐबक, बी, इल्तुतमिश, सी, मंगोल। आंसर क्या होगा? सॉरी,
सी बलबन। सुल्तान की जो ताकत है वह किसके समय में सबसे ज्यादा पावरफुल हुई? ऑल इंपॉर्टेंट, क्या आंसर हुआ? बलबन। बलबन के समय में वह ऑल इंपॉर्टेंट हुई और उसने मैनेज किया जो लॉयल्टी थी नोबल्स की प्राप्त करने की। यह प्राप्त कैसे हुई? हाउ? अब इसका अगला सवाल करिए। आपने क्या क्या सवाल किया कि किंग की ताकत सबसे ज्यादा मजबूत कब हुई? और यू कैन से हाउ द बलबन became all powerful, which Aibak and Iltutmish was unable to do. How he did this? देखिए, हाउ एंड वाई ये दो चीज है जो आपके सिविल सर्विसेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह आपके दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करना चाहिए। उसका कारण क्या था? मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज किया उसने। मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में उसने सुधार किया, दोनों में उसने चेंज किया। तो उसका जो एक कार्यवाही थी ही, वह जो उसकी सफलता कारण क्या था? जो उसने चेंजेस किया अपने आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन में, आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन में उसने चेंज किया। ही हैज चेंज इन द आर्मी ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में। उसने इस बात को इंसिस्ट किया कि सुल्तान का मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन पर फुल कंट्रोल हो। ही इंसिस्टेड दिस कि देयर शुड बी ए फुल कंट्रोल ओवर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको बड़ा सक्सेसफुल वो कर ले गया। इसके द्वारा यह कार्रवाई करके वह नोबल्स का रिवोल्ट कर्ब कर गया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, हाउ बलबन एबल टू कंट्रोल द रिवोल्ट ऑफ द नोबल्स? बन गया सवाल। हाउ बलबन वॉज एबल टू कंट्रोल द रिवोल्ट ऑफ द नोबल्स? आंसर लाइज इन दिस। बनाओ क्वेश्चन, बन जाएगा, बन जाओगा। तीन चीज आप लिखोगे। ए, चेंजेस इन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी। बी, चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा मैंने क्या कहा था बताइए? टेल मी थर्ड। मैंने एक और कहा है, थर्ड क्या है? बताइए, टेल मी थर्ड। सुल्तान मस्ट हैव कंट्रोल या फुल कंट्रोल ओवर आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरे वाले में पहला और दूसरा दोनों शामिल है। अगर उत्तर एक पे लगाना है तो यही लगेगा, उत्तर तीन पे लगाना है तो भी लगेगा। मान लो आंसर क्या होता है? आंसर ए बी सी। बड़ा कंफ्यूजिंग आंसर हो गया। अब इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता है, लेकिन सी में तो सब शामिल है ना। इसको थोड़ा और ठीक कर देते हैं, इसमें से एक हटा देते हैं। ए बी तो ठीक है, ए बी सी से काम नहीं हो रहा है। ए बी
ये बी कर देते हैं, चलिए बेटर हो गया आंसर, क्योंकि एबीसी तीनों कर देने से मजा नहीं है। आप बताइए। नाउ दिस इज द बेटर फ्रेमिंग ऑफ द आंसर। देखिए ऐसे फ्रेम होता है ना, ये कोई सवाल पहले थोड़ी बना था आपके, मैं बना रहा हूं, सामने बना रहा हूं मैं अब। गॉट इट? क्लियर नहीं हुआ? क्लियर? अब थ्योरी ऑफ किनशिप, राजत्व सिद्धांत, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी में। थोड़ा सा जिक्र इसमें कर देते हैं जो इसमें किताब में जिक्र है। बलबन ने बिलीव किया कि जो पावर ऑफ द सुल्तान है यह एब्सोल्यूट हो, और इस पावर ऑफ सुल्तान को कोई चैलेंज न कर सके। पावर ऑफ सुल्तान, इसने कहा जो पावर ऑफ सुल्तान हो वो एब्सोल्यूट हो, इसको कोई चैलेंज बिल्कुल न कर सके। और उसने सुन रखा था इनके बारे में, डी सॉरी वन है ये टू, जो अहमदीस थे और सासनीस थे, उनके मॉडल पर उसने अपने साम्राज्य को या राज दरबार को बनाने की कोशिश की। उसने जो ग्रेट इंपरर थे ईरान के, अहमदीस और सहसनियान, जो ईरान के ग्रेट एम्परर थे, वो यह दोनों अहमदीस और सहसनियान, इनके बारे में उसने सुन रखा था और उन पर अपने को मॉडल करने की कोशिश की। उसने पीपुल को इनकरेज किया कि वह सिजदा करे, सजदा, राजा के सम्मुख वह कहते हैं नतमस्तक हों, अपनी घुटनों पे बैठ के राजा को सलामी करें, अपने फोरहेड को, अपने माथे को जमीन से स्पर्श कराएं। ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम थे वह इससे बहुत सहमत नहीं थे, क्योंकि अल्लाह के सिवाय किसी और के सामने आप सर नहीं झुकाते। इसका पर्पस क्या था? सरेंडर। किंग इज अबव ऑल। इसका पर्पस क्या था? सरेंडर। किंग इज अबव ऑल। अगला आता है खिलजी वंश। क्लियर हो गया? जो यूपीएससी का मिडिल इंडिया में पूछने का पैटर्न है, वो मुझे बहुत उम्मीद लगती है क्लास 6, 7, 8 से आपको बहुत मदद कर देगा। तो नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, द खिलजी। यह है खिलजी और तुगलक, दो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है उसको ठीक से पढ़ें, इस पर सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अब जो यहां पर स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है, बलबन के बाद स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है और खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में किंग बना, और किंग बनने के बाद उसके ड्रीम बलबन के ड्रीम से बिगर थे। बलबन के ड्रीम से इसके ड्रीम बिगर थे, और इस अपने बिगर ड्रीम के कारण क्या था, वह बनना चाहता था सेकेंड अलेक्जेंडर। वह दूसरा अलेक्जेंडर बनना चाहता था, कि वह विश्व विजय करना चाहता था। इसके लिए वह एक ऑल इंडिया एम्पायर चाहता था। He wanted to create a all India empire. अब इस ऑल इंडिया एम्पायर के लिए उसको 3 चीजों की आवश्यकता थी। पहला,
लॉयल्टी, उसे अपने नोबल्स की लॉयल्टी की आवश्यकता थी और उनके पावर को कर्व करने की, खत्म करने की आवश्यकता थी। दूसरा, वह जीतना चाहता था दक्कन को और राजस्थान को। तीसरा, वह फोर्स कर रहा था, वो चाहता था मंगोल विड्रॉ हो जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी के सारे जो सुधार थे, उसके पीछे कारण क्या था? ऑल इंडिया एम्पायर। क्लियर हुआ? पैबोस कक्षा 6 में नहीं, 7 में नहीं लिखा है दिग्विजय ठाकुर। मैं बार बार बोलता हूं कि मैं वही पढ़ा रहा हूं जो उस किताब में लिखा है। उस किताब के बाहर चला जाऊंगा तो अपना फाउंडेशन कोर्स का पर्पस फेल हो जाएगा। मेरी चाहत यह भी है कि यह मेरा जो लेक्चर है सिर्फ सिविल सर्विसेज लोग न सुने, कक्षा 6-7 के बच्चे भी सुने, या जो लोग अभी सिविल सर्विसेज तैयारी करना चाह रहे हैं, जो इंटरव्यू में, वो भी सुने। तो इसलिए मैं विथ इंटेंशन में जो क्लास 6-7 में नहीं है वो नहीं लिखता हूं। आगे सब लिखूंगा, जरा धैर्य रखो। अगर आपको जानकारी, अच्छी बात है, होल्ड टू योरसेल्फ, लेट मी टीच एज देयर मेंटर्स वांटेड टू टीच। तो वह अलाउद्दीन क्या चाहता था? वह एक ऑल इंडिया एम्पायर चाहता था। ही वांटेड टू बिकम द सेकंड अलेक्जेंडर, और इसके लिए उसको रेवेन्यू की आवश्यकता थी। इस काम के लिए उसको एक रेवेन्यू बांधना था, इसके लिए उसको लार्ज आर्मी की आवश्यकता थी। ही वांटेड द लार्ज आर्मी। अब लार्ज आर्मी कैसे बन सकती है? उसके लिए एक वास्ट रेवेन्यू की आवश्यकता है। अब चलिए कॉपी में चार्ट बनाइए। सेकेंड अलेक्जेंडर, ऑल इंडिया एम्पायर, लार्ज आर्मी, मोर रेवेन्यू नीडेड। अलाउद्दीन के सुधार किस लिए थे? ए, बी, सी, डी। लार्ज आर्मी रखने के लिए, टू हैव द लार्ज आर्मी, मोर रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए, अलाउद्दीन के सुधार के रिफॉर्म्स। वाई? मिल गया आंसर? नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला आंसर? यस। सेकेंड अलेक्जेंडर और ऑल इंडिया एम्पायर में से एक में आप लोग सेकेंड अलेक्जेंडर क्यों चूज कर रहे हो? ऑल इंडिया एम्पायर, सेकेंड अलेक्जेंडर आदमी कैसे बनेगा? ऑल इंडिया एम्पायर से तो बनेगा। तो ऑल इंडिया एम्पायर जब बन जाए तो सेकेंड अलेक्जेंडर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा से कंसंट्रेट करो। ऐसे ही सवाल फिल्म्स में आप लोग गलत करके आते हो, लगता है सही हो गया है। सही नहीं होता है, गलत होता है। तो आप ये चार्ट बनाओ, ये चार्ट भी काम का है, सवाल भी आप बन गया। अब हम यहां शुरू करते हैं कि जो यह ऑल इंडिया एम्पायर चाह रहा था, उसके लिए उसने 3 चीजों की जरूरत किया। वह एक ज्यादा रेवेन्यू चाहता था। अब ज्यादा रेवेन्यू चाहने के लिए, क्योंकि वास्ट आर्मी की रिक्वायरमेंट थी फॉर हैविंग ए ऑल इंडिया एम्पायर, टू मेंटेन
ए वास्ट आर्मी, द एम्परर नीडेड द मोर रेवेन्यू। अब वह रेवेन्यू कैसे प्राप्त करे, उसके लिए कई तरह देखने की कोशिश की। तो उसने रेस किया द लैंड टैक्सेस ऑन वेल्दियर पीपुल ऑफ द द्वाब। टैक्सेस wealthier people of दोआब। जो दोआब का एरिया था, उस दोआब के एरिया में उसने टैक्सेस रेज किए। अब इसको याद रखिएगा, यह सवाल अब ऑप्शन एक ये बना देंगे, दूसरे में इसको हटा देंगे। टैक्सेस रेज, टैक्सेस रेज कर दो, इंक्रीज कर दो। टैक्सेस ऑन वेल्दियर पीपुल ऑफ दोआब, अब इसको हटा दिया उन्होंने। रेज और इंक्रीज टैक्सेस पीपुल ऑफ दोआब, जबकि उसने वेल्दियर पीपुल कहा। अब दोआब क्या है, अब दोआब क्या है ये आप जानिए। गंगा यमुना के बीच का जो फर्टाइल एरिया है उसको हम दोआब कहते हैं। स्ट्रिक्ट वॉच ऑन रेवेन्यू, स्ट्रिक्ट वॉच ऑन रेवेन्यू। उसने जो रेवेन्यू था, उसने रेवेन्यू पे स्ट्रिक्ट वॉच रखा। क्यों रखा? क्योंकि नोबल्स जो नोबल्स अपने लैंड से रेवेन्यू प्राप्त करते थे, उनको अपने पास रखने की सुविधा नहीं दी, जो उनका ड्यू नहीं था। जो लैंड रेवेन्यू नोबल्स के पास आता था, जैसे आपने पहले पढ़ा कि जो नोबल्स थे, सामंत थे, फिड्यूशरी थे, उतने स्ट्रांग हो गए थे कि वह राजा को कुछ देते भी नहीं थे। उसने क्या बोला कि वह रेवेन्यू पे स्ट्रिक्ट वॉच रखेगा, और वही पैसा नोबल्स रख सकते हैं जो पैसा उनको ड्यू है। जो पैसा उनको ड्यू नहीं है वह रख नहीं सकते हैं। प्राइसेस ऑफ गुड्स कंट्रोल, उसने जो सामान थे उन सामानों के दामों को कंट्रोल किया। इससे कैसे किया कि नो वन शुड मेक लार्ज प्रॉफिट, कोई भी आदमी बड़ा फायदा न बना पावे। ऐसा कंट्रोल किया जाए कि कोई भी आदमी बड़ा प्रॉफिट न बना पाए, और जो गुड्स हैं अफोर्डेबल प्राइस पे मिले। इतिहास के विद्यार्थी इसको पढ़ सकते हैं, ये सतीश चंद्रा की किताब में है, हरीश चंद्र वर्मा की किताब में है। सबसे इसकी बेसिक जो किताब है वह हबीब निजामी की, जिसमें बहुत डिटेल में लिखा गया है अलाउद्दीन के इस बाजार नियंत्रण पे। तो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए है, जो जीएस वाले हैं उनके लिए काम मैं इसी में कर दूंगा, कोई उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो प्राइसेस का गुड्स को कंट्रोल किया जाए कि कोई आदमी लार्ज प्रॉफिट न बना पावे, हर आदमी एफोर्ड कर सके, और कोई आदमी ज्यादा प्राइस डिमांड करे। न्यू असेसमेंट ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड एंड रेवेन्यू, न्यू असेसमेंट ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड रेवेन्यू। उसने उपजाऊ जमीन का नया निर्धारण किया, उपजाऊ जमीन का, और जो राजस्व की प्राप्ति था उसका उसने फिर से असेसमेंट कराया। इसके जो असेसमेंट कराया, उसने क्या किया, उसने जो लैंड अंडर कल्टीवेशन थी उसको मेजर किया। इसमें क्या किया उसने, जो लैंड अंडर कल्टीवेशन थी उसको मेजर किया। जो जमीन
उपजाऊ थी, जिस जमीन पे फसल बोई जाती थी, उसका उसने मेजर किया, नाप किया। उसके बाद क्या किया, उस लैंड को, उसके बाद उसने जो जो वो लैंड थी उसको एसेस किया। अब इस मेजरमेंट के बेस पर लैंड रेवेन्यू एसेस किया। जब उसने लैंड अंडर कल्टीवेशन को मेजर किया, तो उस लैंड अंडर कल्टीवेशन को मेजर करने के बाद जो परिणाम आया, उसके आधार पर उसने रेवेन्यू को, लैंड रेवेन्यू को उसने एसेस किया और उसने ऑर्डर दिया। जो नया असेसमेंट है, जो उसने इसको असेसमेंट के बाद उसने कहा कि न्यू असेसमेंट, ही वाज आल्सो एबल टू रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय वेरियस पर्सन। फिर उसने रिकॉर्ड किया अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय वेरियस पर्सन। अलग अलग लोगों के द्वारा जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया, उसके रिकॉर्ड करने के लिए इसने कहा। और इससे क्या हो गया, टू कंट्रोल इट, टू कीप कंट्रोल ओवर इट। इस पर उसने कंट्रोल किया। अगर आता है अलाउद्दीन के रिफॉर्म पे, इट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी के अंदर सब ऑप्शन हो गए, सब ऑप्शन एक्स, सब ऑप्शन वाई, सब ऑप्शन जेड, सब ऑप्शन के। तो एक सवाल बन सकता है इस पर कि अलाउद्दीन खिलजी के सुधार क्या क्या थे। ओनली ए बी सी डी। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के न्यू असेसमेंट ऑफ कल्टीवेटेड रेवेन्यू के रिफॉर्म क्या थे, एक्स वाई जेड के। तो इस ये चार और इसमें भी चार हो गए। गॉट इट? क्लियर नॉट क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? यह सवाल अगर हिस्ट्री के ऑप्शनल के मेंस में आता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस सवाल के जीएस में आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जीएस मेंस की ये सिलेबस में नहीं, ये प्रीलिम्स में आएगा। अगर ये सवाल हिस्ट्री ऑप्शनल के मेंस में आता है, इतने से ही आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। आप किसी भी किताब को पढ़ो, किसी की किताब को पढ़ो, आप क्लास 7 से लेके हबीब निजामी तक पढ़ो, आप लेके आप हबीब निजामी तक पढ़ो, सब इसी बेसिक सिद्धांत को लिखा है। द सेम बेसिक सिद्धांत इज रिटन एवरीवेयर। मैं हमेशा कहता हूं, जो अपनी मार्गदर्शन की क्लासेस हैं, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे एनवायरमेंट की हो, पॉलिटी की हो, हिस्ट्री की हो, वह आपके ऑप्शनल का एक सफिशिएंट पोर्शन कवर करती हैं। द रीजन, अगर आप ऑप्शनल के और जीएस के पेपर्स को देखें, तो आप पाएंगे कि उनके क्वेश्चन के लेवल में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन का लेवल मोर और पानी क्वेश्चन का लेवल मोर और लेस सेम है। हाँ, क्या रह गया है, क्या हम रिपीट कर दें? जस्ट राइट, समबडी आस्किंग टू रिपीट समथिंग, व्हाट आई शुड रिपीट? पहले आप एक चार्ट बनाओ। देखिए, फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, आप नोट्स बनाना सीखो। फर्स्ट यू मेक दिस चार्ट, इस चार्ट से क्या होगा कि आप एक पन्ने में, अच्छा एक्स वाई जेड के हम बनाता हूं, एक पन्ने में आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। इफ यू आर हैविंग द कंट्रोल ऑफ दिस चार्ट, आपको एक पन्ने में सब प्राप्त हो गया, पूरा प्राप्त हो गया। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, न्यू असेसमेंट ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड एंड रेवेन्यू। जो अलाउद्दीन का जो चौथा सुधार था, उस चौथे सुधार में खास बात क्या थी? उस चौथे सुधार में अलाउद्दीन ने
यह कहा कि जो कल्टीवेटेड लैंड है और उस कल्टीवेटेड लैंड से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उस पर न्यू असेसमेंट किया जाए। अब इस न्यू असेसमेंट को करने पहला काम उसने क्या किया? फर्स्ट काम उसने क्या किया? पहला काम किया, जो लैंड अंडर कल्टीवेशन थी उसके राज्य में, लैंड अंडर कल्टीवेशन, उसके राज्य में जो लैंड अंडर कल्टीवेशन थी उसको उसने मेजर किया। दूसरा काम क्या किया? जब उसने मेजर कर लिया तो उस लैंड अंडर कल्टीवेशन, जो खेती के लिए जमीन थी, उसको जब माप लिया तो उससे इस मेजरमेंट के सहारे उसने एसेस किया कि कितना लैंड उस पे रेवेन्यू प्राप्त होता है। और उसके बाद भाई उसने कहा जो न्यू असेसमेंट है, उस न्यू असेसमेंट का जो रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उस रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर विभिन्न व्यक्ति जितना पैसा इकट्ठा करते हैं उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। क्यों? टू कीप कंट्रोल ओवर हिम। अब अगर आप ये कहो, अगर हम इन दोनों को मिक्स करें या इसको मिक्स कर देते हैं, पहले एक एक करके चलते हैं, एक एक कर चलते हैं। ये करो, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने न्यू असेसमेंट ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड का न्यू असेसमेंट क्यों किया? अगर सवाल ये बनता है कि अलाउद्दीन ने जो क्या हो गया कि अलाउद्दीन ने कल्टीवेटेड लैंड का न्यू असेसमेंट क्यों किया? टू कीप कंट्रोल ओवर रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर। ये आंसर हो गया। अगर हम इससे और यहां तक चलें, जस्ट सी अगेन केयरफुली, अलाउद्दीन ने अपने कल्टीवेटेड लैंड का न्यू असेसमेंट क्यों कराया? उसका आंसर क्या होगा? टू कीप कंट्रोल। अगर आंसर सब लिखा हुआ है तो लास्ट आंसर ये वाला आएगा कि वह, लास्ट आंसर वाला आएगा। क्यों आएगा? कि वह कंट्रोल करना चाहता था इस पे, वह कंट्रोल करना चाहता था, जो कल्टीवेटेड लैंड है उस पर वह कंट्रोल करना चाहता था। गॉट इट? क्लियर हुआ नहीं हुआ? रोहित सिंह, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यह हो गया अलाउद्दीन का सुधार। अब हम आते हैं इशू ऑफ मंगोल। मंगोल हम अलग से भी कभी पढ़ेंगे। मंगोल, सिद्ध मंगोल, जो मंगोल थे वह लगातार ट्रबल कर रहे थे। अलाउद्दीन ने अपना पूरा अटेंशन दिया था वेस्टर्न इंडिया में। जो मंगोल उस समय, द मंगोल एट दिस टाइम, अब अलाउद्दीन के साथ खास बात क्या थी? कि मंगोल एट दिस टाइम हैड ट्रबल्ड ऑफ देयर ओन सो फॉर वाइल। अब मंगोलों का अपने आप में समस्या था। अपने आप में कुछ समस्या थी। तो अलाउद्दीन की तकदीर क्या अच्छी थी, इस समय मंगोल समस्या नहीं हुई। तो एक सवाल और अच्छा हो गया कि अलाउद्दीन के समय मंगोल समस्या नहीं हुई। देयर वॉज नो मंगोल प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ द अलाउद्दीन। अब अलाउद्दीन को चूंकि मंगोल प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उसका एडवांटेज क्या हो गया कि वह वेस्टर्न इंडिया, पे अपना ध्यान लगाने में सफल हो गया। तो उसने वेस्टर्न इंडिया की तरफ ध्यान लगाना शुरू कर दिया। और वेस्टर्न इंडिया की तरफ ध्यान लगा उसने कैंपेन किया गुजरात और मालवा, गुजरात, मालवा।
उसने गुजरात और मालवा की तरफ कैंपेन किया। इसके द्वारा उसने राजस्थान पर कंट्रोल किया। जो वेस्टर्न इंडिया में कैंपेन किया, उसने राजस्थान पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, और उसने रणथंभौर और चित्तौड़, दो फेमस फोर्ट थे, रणथंभौर और चित्तौड़, इन दोनों पर उसने कंट्रोल कर लिया। दूसरा अलाउद्दीन का अभियान था, ये हो गया अलाउद्दीन का वेस्टर्न इंडिया का अभियान। नाउ सी अलाउद्दीन साउथ इंडिया। तो जब अलाउद्दीन का एक विजय आता है तो वेस्टर्न इंडिया एंड साउथ इंडिया, तो अलाउद्दीन का जो साउथ इंडिया का अभियान था उसमें उसका नायक कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर के नेतृत्व में साउथ इंडिया में उसने सेना भेजी। उसका इंटेंशन क्या था? His intention was not only to conquer the peninsula, but also to try and obtain money and wealth. अब ऑब्जेक्टिव ए एंड बी, देखिए ऐसे ही ध्यान दीजिए इस प्रोसेस में। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? वह सिर्फ यह नहीं चाहता था, नॉट ओनली टू कॉन्क्योर, पेनिनसुला को कॉन्क्योर नहीं किया जाता था, मनी एंड वेल्थ। तो क्या हो गया? ये दोनों चाहता था। तो अगर आपके ऑप्शन में आता है तो दोनों ऑप्शन आपको टिक लगाना होगा। और मलिक काफूर ने हर तरफ से आक्रमण किया और बहुत पैसा इकट्ठा किया। उसने लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड उसने कई राज्यों से प्राप्त किया, जिसमें थे यादव देवगिरी, काकती वारंगल, होयसल द्वार समुद्र। ये तीनों आप याद करिएगा। तीसरा भाई कौन सा है? बोलिए। टेल मी थर्ड, जल्दी बोलिए, मैं पहले पढ़ा चुका हूं। इनके मैच करने का सवाल हमेशा आता है। पीसीएस का तो बहुत पेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं। यादव कहां के थे? देवगिरी। काकती कहां के थे? बोलिए। होयसल। क्लियर? तो जो मलिक काफूर ने अटैक किया, उस अटैक में जो यह तीन रूलर थे, इनको अलाउ किया कि अपने थ्रोन को रखें, टू कीप देयर थ्रोन, बट टू पे ट्रिब्यूट। इनको पैसा, इनको अपने राज्य को रखने के लिए छूट दे दी गई, और बोला लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। सिटी ऑफ मदुरई पर उसने आक्रमण किया। मलिक काफूर ने बहुत ही लोमहर्षक विवरण मिलता है कि सिटी ऑफ मदुरई पर मलिक काफूर ने आक्रमण किया। कोई नॉर्थ इंडियन आर्मी साउथ में यहां तक नहीं आई थी। आप कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान था, कोई भी नॉर्थ इंडियन आर्मी यहां तक नहीं आई थी, इवन समुद्रगुप्त भी नहीं आया था। मदुरई पर जो आक्रमण था मलिक काफूर का, उसके बाद यह कहा जाता है, यह हकीकत है कि कोई भी आर्मी यहां तक आने में सफल नहीं हो पाई थी। एक छोटे काल के लिए अलाउद्दीन ने ऑलमोस्ट उतना बड़ा एम्पायर किया जितना अशोका का था। एक सवाल और हो गया कि कौन सा तुर्क शासक था जिसका राज्य एक छोटे समय के लिए उतना बड़ा था जितना बड़ा अशोक का था?
वो किसका था? वह राज्य था अलाउद्दीन खिलजी का। लेकिन जो उसका कंट्रोल था नॉर्दर्न दक्कन में, लेकिन उसका कंट्रोल था नॉर्दर्न दक्कन में, वह इनडायरेक्ट था। ये भी याद रखिएगा, नॉर्दर्न दक्कन में उसका जो कंट्रोल था वो इनडायरेक्ट था, क्योंकि उसने अलाउ कर दिया था कि आप अपना राज्य रख सकते हो। इट वॉज नॉट ए डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द नॉर्थ दक्कन। और चाहिए? हो गया।